नमस्कार, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज का हमारा विषय है साहित्य का इतिहास दर्शन। दोस्तों, साहित्य होता क्या है? साहित्य वो जो परिभाषा है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा नहीं। अगर हम साहित्य को देखें तो शाब्दिक अर्थ पे साहित्य जो है वो शोधन हित से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जिसमें सबका हित समाहित हो, जिसमें समाज का हित समाहित हो, वही साहित्य है। अब इसमें दो तीन तरह की चीज़ों को और जोड़ना चाहिए कि इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान की किताबें या फिर विशुद्ध विज्ञान की किताबें भी समाज के हित में ही लिखी जाती हैं, लेकिन उसको हम साहित्य नहीं कह सकते। तो एक लाइन और इसमें जोड़ेंगे कि ऐसी रचना जिसमें समाज का हित हो और साथ ही साथ कल्पनाओं और भावनाओं का समावेश हो, उसको हम साहित्य कहते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास यानी कि ऐसा ही हुआ हो या ऐसा ही हुआ था, यानी कि हमारे बीते हुए समय का बोध कराता है। इसमें दो तरह की चीजें निकल के आती हैं कि इतिहास जो है वो हमारे अतीत में घटी हुई वास्तविक घटनाओं का एक समूह है। यही इतिहास है। और इसी इतिहास को जब हम पढ़ते हैं या फिर अध्ययन करते हैं तो अलग अलग विद्वानों ने इसी इतिहास के अध्ययन की अलग अलग तरह के दृष्टिकोण, अलग अलग तरह की पद्धतियों का मत प्रतिपादित किया। ये जो दृष्टिकोण है वो समय के अनुसार बदलते रहे, और समय के अनुसार बदलते रहे तो इन्हीं तरह की प्रक्रियाओं के आधार पे इतिहास दर्शन नामक विषय की स्थापना हुई। ये इतिहास दर्शन के अंतर्गत अलग अलग तरह की धारणाएं, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास दर्शन जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग है वाल्टेयर ने किया था। चूंकि वाल्टेयर इतिहास दर्शन को केवल वैज्ञानिक और आलोचनात्मक रूप तक ही सीमित रख पाए, तो इतिहास दर्शन का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वाल्टेयर ने किया, लेकिन इतिहास दर्शन का जनक हीगल को माना जाता है। अब हीगल को क्यों माना जाता है? इसका कारण ये है कि हीगल ने इतिहास लेखन के अंदर, इतिहास दर्शन के अंदर उन्होंने विश्व इतिहास को, यानी कि विश्व के अंदर मानवों के द्वारा घटित सभी तरह की घटनाओं को समावेश किया। और उन्होंने एक विचार दिया कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र भर नहीं है, इसमें मानवों के कार्य और करण का संबंध जो है वो विद्यमान है। उनके कहने का मतलब ये था कि अब तक जो वाल्टेयर ने केवल आलोचनात्मक और वैज्ञानिक इतिहास या फिर वैज्ञानिक रूप को सीमित रखा था, वो कहते हैं कि इतिहास लेखन केवल तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से दर्शा देना भर नहीं है। वो कहते हैं कि इतिहास जो लेखन है उसमें मनुष्य के द्वारा घटित घटनाओं के कार्य और कारण दोनों का संबंध विद्यमान होना चाहिए, और विद्यमान है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि आप दुखी हैं, क्यों दुखी हैं ये नहीं लिखना, केवल लिख देना कि आप दुखी हैं, फलाना दुखी है। लेकिन क्यों दुखी है? कष्ट के कारण दुखी है। तो दुखी जो है वो कार्य है और कष्ट जो है वो कारण है। तो हीगल कहते हैं कि इतिहास में कार्य और कारण दोनों का संबंध भी विद्यमान है। अब हम थोड़े से सरल भाषा में देखिए तो इतिहास दर्शन क्या है। मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। जब मानव समाज में रहता है तो अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं, और वो घटनाएं, यानी कि उस घटना वाला दिन जब बीत जाता है तो धीरे धीरे वो घटनाएं इतिहास का रूप लेती हैं। और यही इतिहास अतीत से जोड़ता है, इस रूप में भी जोड़ता है कि हम अपने 12वीं के दिनों में ये घटनाएं हमारे साथ घटी थी, ये अतीत से जुड़ी हुई हमारी एक इतिहास है। वो किस तरह की घटना है, उससे किस तरह के विचार, किस तरह के भाव, किस तरह के तथ्य निकल के आ रहे हैं, उस हिसाब से हम किसी कॉपी में लिखेंगे। अगर हम उस समय किसी से धोखा खाए रहे होंगे तो हम कहीं ना कहीं हम करुण या फिर वेदना या फिर अपने भाव को उकेरेंगे। तो ये एक इस तरह के एक दृष्टिकोण का निर्माण होता है, और इसी को इतिहास दर्शन करते हैं। यानी कि मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं जो है वो इतिहास का रूप लेती हैं, और यही इतिहास बाद के दिनों में अतीत के रूप में हमें अपने इतिहास से जोड़े रखती हैं। और इसी तरह मानव इतिहास और इतिहास दर्शन के कई सारे दरवाजे को खोलता रहता है।
अब हम जानेंगे कि इस इतिहास दर्शन में, इस इतिहास दृष्टि में भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि भारतीय दृष्टिकोण क्या रहे, तो दोस्तों इतिहास दर्शन में भारतीय दृष्टिकोण की जब हम बात करेंगे तो भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिक और आदर्शवादी रहे हैं। भारतीय इतिहासकारों ने चिरंतन मूल्यों पे अधिक जोर दिया है। वो इस परिवर्तनशील समाज में भी ऐसे मूल्यों, ऐसे तथ्यों को खोजना चाहते हैं जिससे मनुष्य अमर हो जाए। आप ध्यान दीजिए कि महाभारत की घटना, महाभारत रचने वाला जो महाभारतकार है वो क्या करता है, एक अध्यात्म, एक आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना करता है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरह की चीजें, इस तरह के मूल्य, इस तरह के तथ्य निकल के आते हैं। लेकिन बाद के दिनों में भी भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है और वो यथार्थपरक चीजों को लिखने का प्रयास किया जाता है, जिसमें चीजों की थोड़ी सी बदलावट होती है और भारतीय इतिहास भी कहीं ना कहीं काव्यात्मक इतिहास हो जाता है या फिर ऐतिहासिक काव्य के रूप में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या रहता है इतिहास दर्शन के अंतर्गत। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेरोडेटस कहते हैं कि इतिहास जो है गवेषणा और अनुसंधान के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि इतिहास का निष्कर्ष जो है वो तर्क और प्रमाण पे आधारित है, इसलिए इतिहास तर्क संगत है। इतिहास का संबंध मानव जाति से है, इसलिए इतिहास मानवीय है। इतिहास अतीत के आलोक में हमारे भविष्य को प्रकाश देने का काम करता है, इसलिए इतिहास शिक्षाप्रद भी है। और हीगल ने तो ऐसा बात कहा कि इतिहास जो है वो विश्व में मानव के द्वारा घटित सारी घटनाओं का एक ऐसा रूप है जो द्वंदात्मक भौतिकवाद पे आधारित है। इस द्वंदात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत वाद होता है, उसका प्रतिवाद होता है और तब जाके उसमें से संवाद निकल के आता है और इस तरह से इतिहास का निर्माण होता है। कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो पाश्चात्य दृष्टिकोण इतिहास दर्शन के मामले में विकासवादी दृष्टिकोण रहा है। अब हम बात करें कि साहित्य का इतिहास दर्शन क्या होता है। क्योंकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, लेकिन संसार में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी विधा नहीं है जो इतिहास से संबंधित न हो। ठीक वैसे ही साहित्य का भी संबंध इतिहास से है। इतिहास जब साहित्य के संबंध में पढ़ा जाता है या फिर साहित्य के इतिहास की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत हम कहते हैं कि साहित्य इतिहास क्या होता है। तो साहित्य इतिहास में अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जब हम प्राकृतिक रचनाओं या फिर कल्पनाशील रचना के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं, यह साहित्य इतिहास है। साहित्य इतिहास के दर्शन को समझने के लिए हमें साहित्य की, साहित्यकार की उसकी परिस्थितियाँ, उसका वातावरण, उसके जो तत्कालीन स्थिति है उसको जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब साहित्य के इतिहास दर्शन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी साहित्य में फ्रेंच के विद्वान हुए तेन। तेन ने 3 शब्द दिया। पहला जाति, वातावरण और क्षण विशेष। और उन्होंने एक मत प्रतिपादित किया कि किसी भी साहित्य को या फिर किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसके जातीय स्वरूप, उसकी राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण और उसकी परिस्थितियां या फिर स्थितियों को समझना आवश्यक होता है। ठीक इसी आधार को आप ध्यान दीजिए और ध्यान में लाइए कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में जो भूमिका लिखी जाती है और 1929 में रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित कराते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि जबकि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित
प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब, ये चित्तवृत्ति हमेशा बदलती रहती है और इस चित्तवृत्तियों के बदलने की परंपरा और साहित्य की परंपरा को जब हम मेल खिलाते हैं तो साहित्य का इतिहास बनता है। क्योंकि जो बात तेन कह रहे थे कि जाति, वातावरण और क्षण विशेष को ध्यान में रखना आवश्यक है, वही बात रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जिस तरह से जनता का मूड होगा उसी तरह से साहित्य का मूड होगा। इस जनता की चित्तवृत्तियों की जो परंपरा है और साहित्य की जो परंपरा है, दोनों का सामंजस्य जहां बैठाते हैं उसी बिंदु को हम साहित्य का इतिहास कहते हैं। लेकिन जब तेन ने इस तरह के 3 शब्द दिए तो एक हडसन महोदय आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ तो केवल साहित्य की ही बात हो रही है, रचना की ही बात हो रही है, साहित्यकार की तो उपेक्षा की जा रही है। लेकिन फिर भी तेन के दिए गए सिद्धांत इतने व्यापक थे कि वो ज्यादा तर्कसंगत लगते हैं। उसके बाद जर्मन साहित्य में भी युग चेतना नामक सिद्धांत प्रतिपादित होता है, युग चेतना। और वो कहते हैं कि साहित्य का जो विश्लेषण है वो तदयुगीन चेतना के आधार पर ही किया जाता है। अब आपको बताएं कि मैनेजर पांडे का एक कोटेशन है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा और उसको अगर मैं पढ़ूं तो उन्होंने लिखा है कि साहित्य और इतिहास दृष्टि उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि साहित्यिक रचनाएं इतिहास के भीतर होती हैं और इतिहास का निर्माण भी करती हैं। रचना का अस्तित्व इतिहास के भीतर होता है, न कि इतिहास के बाहर। कृतियों की उत्पत्ति में इतिहास की सक्रिय भूमिका होती है और पाठकों द्वारा उनके अनुभव तथा मूल्यांकन का इतिहास उनके जीवन का इतिहास हो जाता है। इसलिए किसी भी साहित्य का इतिहास अगर आपको समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक स्थितियों और परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। मैनेजर पांडे कहते हैं कि साहित्यिक रचनाएं जो हैं वो इतिहास के भीतर ही होती हैं और वो इतिहास का स्वयं निर्माण करती हैं। रचना का अस्तित्व भी इतिहास के भीतर होता है। रचना की उत्पत्ति भी इतिहास की सक्रिय भूमिका में होती है। कहने का मतलब ये है कि जब रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे कि जनता की चित्तवृत्तियों में संचित प्रतिबिंब साहित्य, यानी कि जो जनता के द्वारा घटित घटनाएं हैं उन्हीं को बेस बना के, उन्हीं को आधार बना के रचनाएं रची जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं रचना और साहित्य का संबंध इतिहास से परस्पर होता ही होता है। और मैनेजर पांडे भी कहते हैं कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उस साहित्य की जातीय परंपरा, उसकी राष्ट्रीय और सामाजिक स्थितियों और उसकी तत्कालीन परिस्थितियों को समझना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन में किसी भी साहित्य के उसकी जातीय परंपरा का मतलब क्या है कि जिस भाषा का वो हो, जाति का मतलब यहाँ भाषा से है कि जिस भी उसकी भाषिक परंपरा क्या है, उसकी राष्ट्रीय और सामाजिक परिस्थिति क्या है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि साहित्य के इतिहास दर्शन में किस किस तरह के दृष्टिकोण, किस किस तरह के दर्शन ने अपना अपना योगदान दिया है। आप ध्यान दीजिए कि मैंने पहले ही बता रखा है कि इतिहास दर्शन विभिन्न विद्वानों के अपनाए गए दृष्टिकोणों और वो दृष्टिकोण परस्पर बदलते रहते हैं, वहां से निकल के आया है। तो साहित्य का भी जब इतिहास लेखन होता है तो समय के अंतराल में परस्पर बदलते हुए देखा जा सकता है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो विधेयवादी की अगर बात करें, विधेयवादी दृष्टिकोण या फिर विधेयवादी दृष्टि, जिसको हम प्रत्यक्षवादी भी कहते हैं, तो ये जो विधेयवादी है वो कहीं ना कहीं तेन के दिए गए सिद्धांत पे ही आधारित है कि जाति, वातावरण और क्षण विशेष को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह, इस तरह के साहित्य इतिहासकार आते हैं और इन्होंने अपने साहित्य इतिहास को लिखते समय जातीय परंपरा, सामाजिक वातावरण और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा हुआ है। ये मानते ही हैं कि साहित्य जो है समाज का ही दर्पण है। अब दूसरी चीज आई कि समय बदला और मार्क्सवाद ने साहित्य को
अपना प्रभाव दिखाया। तो साहित्य के इतिहास दर्शन में मार्क्सवादी दर्शन, जिसको हम यथार्थवादी भी कहेंगे, ने अपना जोड़ दिया। ये क्या करते हैं कि साहित्य को समाज से जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि साहित्य के वर्गीय रूप को समाज के वर्ग संघर्ष से जोड़ने का काम इनका होता है। किसी भी साहित्य का विश्लेषण उस निचली स्तर तक जाके करते हैं कि वहां से हाशिए पर जो आदमी है उससे किस तरह इस साहित्य से लाभ मिल रहा है। चाहे आप शिवदान सिंह चौहान की बात करें, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, यहाँ तक मुक्तिबोध ने भी मार्क्सवादी दर्शन को ध्यान में रखते हुए साहित्य इतिहास लिखा है और उन्होंने भी साहित्य के वर्गीय रूप और समाज के वर्ग संघर्ष को जोड़ा है, साहित्य और समाज को जोड़ा है। तीसरा जो दर्शन आता है वो समाज शास्त्री आता है। समाज शास्त्री जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि साहित्य जो है वो समाज की ही निर्मिति है, यानी कि एक सामाजिक निर्मिति है। ये क्या करता है कि ये समाज के लोक का चिंतन करता है, समाज के लोक की कल्पना करता है, लोक की कामना करता है, मानवतावादी दृष्टिकोण रखता है। आप ध्यान दीजिए कि रामचंद्र शुक्ल लोक मंगल की चिंतन की दृष्टि अपनाते हैं साहित्य इतिहास लिखने में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी मानवतावादी और सांस्कृतिक दृष्टि अपनाई है, जो कि समाजशास्त्री दृष्टि के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें जो साहित्य इतिहासकार है वो लोक या सामाजिक तत्वों का उद्घाटन करता है। अब चौथी जो दृष्टि आएगी सामने आपकी वो वैज्ञानिक दृष्टि है। वैज्ञानिक दृष्टि एक निरपेक्ष दृष्टि है। निरपेक्ष दृष्टि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें जो तथ्य मिलते हैं उसको बड़े ही तरीके से एक क्रमबद्ध स्तर पे उसको प्रस्तुत कर देना, ये वैज्ञानिक दृष्टि का काम रहा है। चूंकि गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है और उन्होंने इसी दृष्टिकोण को अपनाया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। ये जब 4-5 दृष्टिकोण को अपनाते हुए हिंदी साहित्य आगे बढ़ रहा था, हिंदी साहित्य का इतिहास आगे बढ़ रहा था, तो 60-70 के दशक में कुछ और भी दृष्टियां सामने आई, कुछ और भी दृष्टिकोण सामने आए, जिसमें स्त्री और दलित दो तरह के वाद सामने आते हैं। स्त्रीवादी दृष्टिकोण को अगर हम बात करें तो सुमन राजे ने एक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब तक हिंदी साहित्य इतिहास जो लिख रहे थे लोग, उसमें केवल पुरुषों के द्वारा रची गई रचनाओं को स्थान मिला, लेकिन सुमन राजे ने हिंदी साहित्य के आधा इतिहास में आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत थेरी गाथा यानी थेरी गाथाओं को भी स्थान दिया और इस आधा इतिहास यानी कि हिंदी साहित्य के आधा इतिहास में से उन्होंने रीतिकाल को कट कर दिया, रीतिकाल को स्थान नहीं दिया जहां स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु बनाया गया था। तो यहां से एक दृष्टिकोण निकल के आया जिसका नाम था स्त्रीवादी दृष्टिकोण। अब एक और दृष्टिकोण आया दलित। दलित यानी कि जितने भी दलित लेखक सामने आए, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, शिवराज सिंह चौहान, सूरजपाल, इस तरह के जितने भी दलित लेखक आए, उनका मानना था कि दलित ही दलित की समस्या को लिख सकता है, समझ सकता है। उन्होंने 2 शब्दों से इस चीज को समझाया। उन्होंने कहा कि स्वयं संवेदना और संवेदना, स्वयं वेदना और संवेदना, यानी कि किसी दुख को खुद सहना और किसी के ऊपर दुख बरस रहे हैं उसको देखना, दोनों 2 चीजें। यानी कि दुख जब खुद पे जब गिरेगा तो हम जो लिखेंगे वो स्वयं वेदना लिख पाएंगे, और जब दूसरों के दुख को लिखने बैठेंगे तो संवेदना और सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं लिख पाएंगे। ये दलित दृष्टिकोण का मानना है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य या फिर साहित्य का इतिहास दर्शन के अंतर्गत हमने इतिहास क्या है, इतिहास दर्शन क्या होता है, इतिहास दर्शन को लेकर भारतीय दृष्टिकोण, पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है, उसके बाद साहित्य का इतिहास दर्शन क्या होता है, साहित्य इतिहास दर्शन में किस तरह के दृष्टिकोणों ने काम किया, इसको हमने जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेक्चर, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम जुड़ते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।